हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म। पाथफाइंडर प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम एक अमेंडमेंट बिल की बात करेंगे। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंदर गवर्नमेंट कुछ अमेंडमेंट चाहती है और इसके लिए लोकसभा के अंदर एक बिल पास करा गया है। बट इस बिल के अंदर गवर्नमेंट इस तरह से बोल रही है कि हम इस बिल के थ्रू नेशनल सिक्योरिटी हमारी जो है भारत की, उसको हम अनाउंस करेंगे। और इस बिल के थ्रू हम क्या करना चाहते हैं, हम अपना फॉरेस्ट कवर भी बढ़ाना चाहते हैं। देखिए, हमने बहुत सारे इंटरनेशनल कमिटमेंट कर रखे हैं, ठीक है, वर्ल्ड की तरफ, कि हमको हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ाना है और एक कार्बन का सिंक हमको प्रोड्यूस करना है, राइट। उन सभी को फुलफिल करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट्स करे गए हैं। बट फिर भी कुछ क्लाइमेट एक्टिविस्ट इसका विरोध कर रहे हैं, क्लाइमेट एक्शन ग्रुप इसका विरोध कर रहे हैं, सिटीजन्स इसका विरोध कर रहे हैं और इसको एक तरह से जन विरोधी बिल बताया जा रहा है। क्यों ऐसा किया जा रहा है, ये हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि क्या जरूरत पड़ गई 400 प्लस इकोलॉजिस्ट को एनवायरमेंट मिनिस्टर को लिखने की कि भाई ये देखो, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर जो आप अमेंडमेंट कर रहे हैं इनको वापस आप ले लीजिए। इस वीडियो के अंदर ये भी हम समझेंगे। बट बिफोर दैट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि भारत की सरकार इस बिल को क्यों लेकर आई है, पहले ये समझें इस बिल के अंदर क्या ऐसा लिखा हुआ है। तो भारत की सरकार ने, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये कहा है कि हम कुछ जो होगा हमारा फॉरेस्ट कवर हम इसके अंदर इंक्रीज करेंगे। और सेकंड चीज जो है वो है नेशनल सिक्योरिटीज को एनहांस ये बिल करेगा। अब हम इस वीडियो के अंदर अभी ये समझ रहे हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को कैसे एनहांस किया जाएगा इस बिल के द्वारा और कैसे फॉरेस्ट कवर जो होगा भारत का यहाँ पे बढ़ता है। बट बिफोर दैट मैं आपको एक इंटरनेशनल कमिटमेंट्स बताना चाहता हूँ, कुछ भारत के द्वारा किए गए वर्ल्ड को, कि हम नेट जीरो इमिशन कर लेंगे 2070 तक। नेट जीरो इमिशन का मतलब क्या होता है? नेट जीरो इमिशन का मतलब ऐसे समझिए कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री है, इंडस्ट्रीज के अंदर से CO2 इमिशन बहुत सारा हो रहा है, ठीक है, बहुत सारा धुआं निकल रहा है, उसके अंदर से CO2 बहुत ज्यादा निकल रहा है, राइट। अब देखिए, CO2 को तो हम बंद नहीं कर सकते बिकॉज फ्यूल तो हमको जलाना ही पड़ेगा और डेवलपमेंट करना है तो इंडस्ट्री होनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम प्लांट या फिर ट्री, हम क्या कर सकते हैं, ट्री ग्रो कर सकते हैं। इतना ट्री ग्रो कर दे कि जितना CO2 निकल रहा है उतना ही एब्जॉर्ब हो जाए। तो दिस इज नोन एज नेट जीरो इमिशन। इसको अपन नेट जीरो इमिशन कहेंगे। भारत ने कहा है कि 2070 तक हम नेट जीरो इमिशन यहाँ पर कर देंगे। इसके लिए हमें अपना फॉरेस्ट कवर बहुत बढ़ाना पड़ेगा और इस बिल के अंदर ऐसे प्रोविजंस हैं जिसके द्वारा हम नेट जीरो इमिशन बाय 2070 को अचीव कर पाएंगे। दूसरा, भारत ने अपने COP27 के अंदर, ये COP27 के अंदर ही ये वादे करे गए थे और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये कहा गया था कि देखिए हम क्या करेंगे, हम एक कार्बन सिंक जनरेट करेंगे एडिशनल 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन ऑफ CO2 का, ठीक है। मतलब इतने हमको बहुत सारे पेड़ उगाने पड़ेंगे जिससे कि इतना टन CO2 जो होगा वो एब्जॉर्ब कर पाए ये पेड़, ठीक है। इसके लिए भी हमको फॉरेस्ट कवर बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसके लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर कुछ अमेंडमेंट हमको करने पड़ेंगे। इसी के साथ साथ भारत का एक विजन भी है। भारत की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, यहां पर भारत ने सोचा था कि हम अपने फॉरेस्ट कवर जो होगा वो भारत के अंदर 33% तक हम फॉरेस्ट कवर अपना कर देंगे, ठीक है। 1/3 ऑफ द लैंड एरिया जो होगा वो फॉरेस्ट होगा, ऐसा हमने यहाँ पर सपना देखा था। बट अगर आज की डेट के अंदर आप देखेंगे, आज की डेट के अंदर अगर आप देखेंगे तो हमारे पास सिर्फ 24.62% फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है। और अगर हम डेंस फॉरेस्ट की बात करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ 21% तक है। समझ आ रहा है? तो यहां पर हमें अपना जो विजन है वो 33% करना है। तो उसके लिए भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर अमेंडमेंट लगेगा, ऐसा गवर्नमेंट कह रही है। और गवर्नमेंट कह रही है, इसी अमेंडमेंट को प्रपोज हमने करा है और इसका विरोध बहुत सारी सिटीजन्स कर रहे हैं, बहुत सारे क्लाइमेट ऑर्गेनाइजेशंस कर रहे हैं, इवन स्टेट गवर्नमेंट भी इसका विरोध कर रहे हैं। एक एक करके इन प्रोविजंस को हम समझते हैं। सबसे पहला प्रोविजन तो ये है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का नाम बदला गया है और उसको लिखा गया है वन संरक्षण। संरक्षण मतलब कंजर्वेशन ही होता है, बट इसके साथ साथ एक और चीज ऐड कर दी गई है, एवं संवर्धन। संवर्धन मतलब कि फॉरेस्ट को हम बढ़ाएंगे, अधिनियम। इस तरह से ये बिल का नाम इसके अंदर रिप्लेस कर दिया है। एनवायरमेंटलिस्ट को इससे भी प्रॉब्लम है, ठीक है। अब क्या क्या प्रॉब्लम है वो हम समझेंगे। सबसे पहले हम समझते हैं कि इस फॉरेस्ट बिल जो है, अमेंडमेंट बिल है, फॉरेस्ट अमेंडमेंट बिल, इससे किस तरह से हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा, पहले हम ये समझते हैं। देखिए, ये किसान है, ये चाहता है कि अपनी जमीन के ऊपर है ना बहुत सारा एफोरेस्टेशन करे, बट ये घबरा रहा है। ये क्या सोच रहा है, देखिए, आई विल डू एफोरेस्टेशन ऑन माय प्राइवेट लैंड बट देन इट विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और उसके ऊपर से मेरी ओनरशिप छिन जाएगी और मैं कमर्शियलाइजेशन भी उसके अंदर कुछ कर नहीं पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करता हूं, अपनी भूमि को बंजर ही रहने देता हूं, मैं यहां पर एफोरेस्टेशन नहीं करूंगा। ऐसा ही किसान सोचकर बैठा है। देखिए कि किसान के अंदर इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड दैट ड्यू टू एप्रीहेंशंस दैट प्लांटेशंस ऑन द लैंड ऑफ द इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशन कैन अट्रैक्ट द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, इसलिए आउटसाइड द फॉरेस्ट एरिया के अंदर
हमारे यहाँ पर आप देख सकते हैं एफोरेस्टेशन नहीं करता, किसान सोचता है मेरा जमीन ऐसा ही रहे, इसके ऊपर फॉरेस्ट कहीं बन गया और सरकार ने कल को कह दिया कि ये तो फॉरेस्ट है भाई, तो मेरा तो पूरा का पूरा लैंड का ओनरशिप चला जाएगा। तो यहाँ पर प्राइवेट इंडिविजुअल्स को एज वेल एज प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को ये जो उनका डर है उसको खत्म करने के लिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर एक प्रोविजन है, अमेंडमेंट एंश्योर्स दैट द प्राइवेट फॉरेस्ट एंड एग्रो फॉरेस्ट्री वुड नॉट बी कंसीडर्ड एज द फॉरेस्ट, कि प्राइवेट फॉरेस्ट और एग्रो फॉरेस्ट्री जो होगा उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्या क्या कंसीडर नहीं करेंगे, हम उसको फॉरेस्ट कंसीडर नहीं करेंगे। और इसीलिए यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट का जो नाम है वो चेंज करके रखा गया है वन संरक्षण एवं संवर्धन, संवर्धन का मतलब अगमेंटेशन एक्ट, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम प्राइवेट इंडिविजुअल्स को बोल रहे हैं कि प्राइवेट इंडिविजुअल आप लोग क्या करें, ज्यादा से ज्यादा अपने फार्मलैंड्स के ऊपर क्या करें, फॉरेस्ट यहां पर करें। दैट वुड इंश्योर दैट द फार्मर्स और द ओनर्स ऑफ द प्राइवेट फॉरेस्ट कैन हार्वेस्ट देयर लैंड और फॉर द कमर्शियल और अदर यूजेस विदाउट नीड ऑफ एक्वायरिंग फॉरेस्ट क्लियरेंस। यहाँ पर उनका ये जो डर है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस लेना पड़ेगा, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर हमारी जमीन आ जाएगी, हमारी जमीन का ओनरशिप चला जाएगा, वो सारा का सारा ऑपरेशन यहाँ पर खत्म हो गया है। तो इससे फॉरेस्ट कवर बढ़ेगा। अब प्राइवेट इंडिविजुअल्स, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन भी इसके ऊपर क्या करेगी, इसके ऊपर वर्क करने लग जाएगी और यहाँ से फॉरेस्ट कवर हमारा बढ़ेगा, जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पर अचीव होगा, राइट। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोविजन जो है, यहाँ पर कुछ एग्जेम्पशंस प्रोवाइड करे गए हैं इस एक्ट के द्वारा। देखिए एक हमारे यहाँ पर देखेंगे एक बॉडी है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ये एक बॉडी है। इसका क्या काम है, इसका काम ये है कि हमारी जो आर्मी है, ठीक है, उसके लिए क्या करे, उसके लिए एक तरह से क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करे, जैसे बॉर्डर एरिया के ऊपर रोड बनाना, ठीक है, फ्लाईओवर्स बनाना, ठीक है, और आप देखेंगे हाईवेज बनाना, प्लस इसके साथ साथ हाइडल इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जनरेट करना बॉर्डर एरियाज के ऊपर, ये सारा काम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करती है। पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि हम जब भी रोड बनाने की कोशिश करते हैं, हाईवेज बनाने की कोशिश करते हैं, हाइडल पावर प्रोजेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं, कोई भी अदर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, तो हमारे बीच में जो आ जाता है वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट आ जाता है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट हमको क्या करता है, हमको यहाँ पर ये काम नहीं करने देता, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाने देता, इससे हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में पड़ रही है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ये बोलता है कि देखिए फॉरेस्ट का जो एरिया है वो अपनी जगह ठीक है, पर नेशनल सिक्योरिटी भी प्राइमरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और हमको क्या करना चाहिए, इस एरिया को फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट की एम्बिट से बाहर लाना चाहिए। अब बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन की क्या समस्या है, आप इसके अंदर समझ गए। इसके लिए क्या प्रोविजन दिया गया है, बिल अमेंड द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, और यहाँ पे एग्जेम्प्ट करा है कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर को और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को फ्रॉम द नीड टू गेट फॉरेस्ट क्लियरेंस, जिससे कि फॉरेस्ट क्लियरेंस आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब यहाँ पर क्या कहा गया है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ पर एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ये सिक्किम है, सिक्किम का आप बॉर्डर देखेंगे, यहाँ पर चाइना, यहाँ पर नेपाल है, यहाँ पर अगेन चाइना और यहाँ पर भूटान, ठीक है। इस तरह से हम देखें इसकी पूरी बॉर्डर्स जो है ना, वो अगर हम देखेंगे तो फॉरेन कंट्रीज के साथ इसकी बॉर्डर शेयर हो रही है। तो यहाँ से 100 किलोमीटर, इस बॉर्डर से 100 किलोमीटर का एरिया जो होगा, अब इसके अंदर मान लीजिए कोई फॉरेस्ट भी आ रहा होगा, तो उसके लिए बीआरओ को परमिशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बीआरओ जो है ना, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जो है, ये क्या करेगी, यहां पर क्या कर देगी, यहां पर आराम से इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट कर सकती है, यहां पर कोई क्लियरेंस और ये सब चीजें की लेने की जरूरत नहीं है। ये जो एरिया है ये फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से बाहर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए दे रखा है, दिस इंक्लूड स्ट्रेटेजिक लीनियर प्रोजेक्ट्स ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस एंड कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी सिचुएटेड विद इन द 100 किलोमीटर ऑफ द इंटरनेशनल बॉर्डर। अगर कोई भी ऐसा नेशनल इंपॉर्टेंस का कोई प्रोजेक्ट है या फिर नेशनल सिक्योरिटी जिससे रिलेट कर रही है, वैसा प्रोजेक्ट हो गए, वो 100 किलोमीटर के एरिया के अंदर आप यहां पर बना सकते हैं, ऐसा इसके अंदर दे रखा है। तो देखिए सर्टेन काइंड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को यहां पर एग्जेम्पशंस दिया गया है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अब इसके ऊपर एनवायरमेंटलिस्ट का बहुत विरोध है। ये कहते हैं कि देखिए एग्जेम्पशंस जो होंगे ना, वो फॉरेस्ट जो होगा हिमालय के अंदर, हिमालय इकोसिस्टम जो होगा, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन होगा, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट को देखेंगे और अगर हम देखेंगे हिमालयन इकोसिस्टम देखेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ पर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं डिफरेंट अदर कंट्रीज के साथ। तो ये पूरा का पूरा एरिया जो होगा ना, उसके लिए बहुत ही डेट्रीमेंटल है। क्लियरिंग सच फॉरेस्ट विदाउट एन एप्रोप्रिएट असेसमेंट, बिना कोई एप्रोप्रिएट असेसमेंट के इस इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करेगी तो उसके कारण बहुत डेट्रीमेंटल रिजल्ट्स यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ पर यह भी बोला गया है, देखिए कि यहाँ पर इकोलॉजिकल एंड जियोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है, प्लस यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी बहुत है, और यहाँ पे बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट्स हैं। उन सबको यहाँ पर एक तरह से क्या हो जाएगा, खतरा हो जाएगा अगर हम इस तरह से एग्जामिशंस यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो आपको तो याद है ही, आपने यहाँ पर समझा होगा कि
एक जोशी मठ नाम आपने सुना होगा थोड़े दिनों पहले। जोशी मठ के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सड़कों के अंदर दरारें पड़ गई, ठीक है, लोगों के घर के अंदर दरारें पड़ गई, पूरा जोशी मठ दरक रहा था, राइट। तो वो क्यों था? उसका रीजन यही था कि यहाँ पर इलीगल बहुत सारे कंस्ट्रक्शंस करा गया, ठीक है, हिमालयन इकोसिस्टम के पहाड़ काट कर बहुत सारे टनल्स बनाए गए, ठीक है, जिसके कारण ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा एरिया फ्रजाइल बन जाएगा पूरा, राइट। तो इसी तरह से डर यह है कि हिमालयन और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर भी कहीं ऐसा चीजें नहीं होने लग जाए, इसलिए एनवायरमेंटलिस्ट इसका विरोध कर रहे हैं। बट देखिए ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू जो है वो अपनी जगह है और एनवायरमेंट का इशू दोनों अपनी जगह है, ठीक है, पर दोनों ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो कहीं से हमको एक तरह से बैलेंस क्रिएट करना चाहिए। पर यहाँ पे बोल रहे हैं कि पूरा का पूरा हिमालयन इकोसिस्टम जो होगा वो पूरा का पूरा खतरे में यहाँ पर पड़ जाएगा। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट जो है ना, स्टेट गवर्नमेंट, और छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज मिजोरम, ये बोल रहे हैं कि भैया आप ये डिसाइड करें, पहले हमको ये क्लियरली आप बताएं कि यहाँ पर जो नेशनल इंपॉर्टेंस और नेशनल सिक्योरिटी है इसका मतलब क्या है ना, ये क्लियर ही होना चाहिए। इसके नाम पर हो सकता है कि आप कोई से भी प्रोजेक्ट को हामी दे दें, ठीक है। तो इनका यही कहना है कि देखिए हमें क्या करें, डिफाइन नेशनल इंपॉर्टेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी, इसको आप डिफाइन करें, पर्टिकुलरली आपको ऑब्जेक्टिवली इसको डिफाइन करना चाहिए। छत्तीसगढ़ भी बोल रहा है कि मेंशन एक्सप्लिसिटली द टाइप ऑफ सिक्योरिटी रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर। इसी तरह से मिजोरम भी यही बोल रहा है कि भाई ऐसा तो आप क्या करेंगे, किसी भी प्रोजेक्ट को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए ऑब्जेक्टिवली आप डिफाइन करें कि नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंपॉर्टेंस के कौन कौन से प्रोजेक्ट आप यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। इसी तरह से सिक्किम का एक अपना अलग जो है इसका ग्रीवेंसेस है। सिक्किम कह रहे हैं यार मैं पहले से ही बहुत छोटा हूं और उसके अंदर आप 100 किलोमीटर का एरिया आप इसके अंदर कवर कर लेंगे, तो मेरा तो पूरा का पूरा फॉरेस्ट जो होगा ना वो इसके अंदर आ जाएगा। तो देखिए सबसम द एंटायर स्टेट एंड ओपन अप द प्रिस्टाइन फॉरेस्ट एरिया, पूरा का पूरा फॉरेस्ट इसमें आ जाएगा। तो 100 किलोमीटर ना करके आप 2 किलोमीटर इसके अंदर कर दीजिए, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। आगे एक और एक प्रोविजन है जिसका बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, ठीक है, उस प्रोविजन के बारे में हम बोलेंगे। रिक्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया है, उस प्रोविजन के बारे में पढ़ेंगे। बट बिफोर दैट आई वांट टू लेट यू नो दैट पाथफाइंडर आपके लिए एक उड़ान बैच लाया है। दिस उड़ान बैच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये 900 आवर्स का लाइव क्लासेस आपको प्रोवाइड करता है। मेंस, टेस्ट सीरीज, प्रीलिम्स, टेस्ट सीरीज यहाँ पर है। यहाँ पे लाइव आंसर राइटिंग एंड लाइव नोट्स मेकिंग भी यहाँ पर कराई जाएगी। आपको क्लास में बैठा कर आंसर राइटिंग यहाँ पर कराया जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ सिलेबस रहेगा, फ्री मेंस मेंटरशिप, टॉपर्स गाइडेंस और वेल प्लान शेड्यूल के अंदर प्रिपरेशन कराई जाएगी। और ये सभी आपको 7,999 रुपीज के अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। हाँ बहुत ही सस्ता है ये, बट ये बैच आपको जल्दी से जल्दी ज्वाइन करना है बिकॉज फीस हाइक इसके अंदर होने वाली है। इसी के साथ अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ऑप्शनल कार्निवल इज गोइंग ऑन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं डिफरेंट जो एजुकेटर्स हैं आपको अपने ऑप्शनल के अंदर महारत आए हैं, ये एजुकेटर्स ये आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सिर्फ 7,999 रुपीज के अंदर अगेन। बट आपको यहाँ पर ये भी ध्यान रखना है कि इसके अंदर टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड है, मतलब आंसर राइटिंग प्रोग्राम इज ऑल्सो देयर इन दिस वन, ठीक है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के फाउंडेशन बैच हमने स्टार्ट करें बहुत ही कम प्राइस में। नॉमिनल प्राइस है 4,999 रुपीज के अंदर 6 से लेकर 12th क्लास की एनसीईआरटी सभी पूरी की पूरी उड़ान की टीम जो होगी डिफरेंट एजुकेटर्स अपने सब्जेक्ट्स के अंदर पढ़ाएंगे। आप एनसीईआरटी फाउंडेशन प्लस कॉम्प्रिहेंसिव जीएस बैच भी यहाँ पर ले सकते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ 11,999 रुपीज के अंदर है, ठीक है। आइए तो हम समझते हैं एक लास्ट प्रोविजन जो कि बहुत ही क्रिटिकल और उसका बहुत ही ज्यादा क्रिटिसिज्म यहाँ पर हो रहा है, राइट। देखिए अमेंडमेंट ने ये कहा है कि हम जो फॉरेस्ट है उसको रिक्लासिफिकेशन करेंगे, ठीक है। इसके अंदर एक डेट है, अगर आप देखेंगे इसके अंदर बोला गया है कि लैंड नोटिफाइड इन एनी गवर्नमेंटल रिकॉर्ड एज फॉरेस्ट ऑन और आफ्टर 1980, वो ही जो होगा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट होगा वो उसी लैंड के ऊपर होगा जो कि 1980 के बाद नोटिफाई हुई है। 1980 के बाद जो नोटिफाई हुई है, ठीक है, उसके ऊपर ही आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को लगा सकते हैं। मतलब 1980 से पहले, ठीक है। और एग्जैक्ट डेट अगर आपको बताएं तो इसके अंदर एग्जैक्ट डेट दे रखी है 25 अक्टूबर 1980। 25 अक्टूबर 1980 से पहले की जो भी लैंड है अगर वो फॉरेस्ट के अंदर आ रही है, फॉरेस्ट के अंदर नोटिफाई उसको कर दिए, तो उसको हम फॉरेस्ट नहीं मानेंगे। हम सिर्फ और सिर्फ 25 अक्टूबर 1980 की लैंड को ही के बाद की लैंड को ही हम फॉरेस्ट मानेंगे। तो इससे पहले इसमें क्या होगा देखिए आप कि 25 अक्टूबर 1980, ठीक है, इससे पहले वाली जो भी लैंड होगी अगर मान लीजिए वो फॉरेस्ट है 1947 से लेकर देखें अगर हम, तो यहां तक अगर 1980 तक कोई भी लैंड है वो अगर मान लीजिए आपने फॉरेस्ट कही गई है तो उसको फॉरेस्ट नहीं माना जाएगा। तो इससे बहुत सारा ऐसा एरिया जो कि फॉरेस्ट हो सकता था वो फॉरेस्ट के अंदर काउंट, मतलब वो फॉरेस्ट के अंदर तो काउंट होगा पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के एम्बिट में नहीं आएगा,
ठीक है, वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के एम्बिट में नहीं आएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो ये जो एरिया है यहां से लेकर यहां तक जो एरिया आया था वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर नहीं आएगा। तो देखिए यहां पर लिख रखा है दूसरा इंपॉर्टेंट, इफ नोटिफाइड फॉरेस्ट लैंड वाज लीगली डाइवर्टेड बिटवीन 1980 से 1996, 1980 से लेकर 1996 तक अगर मान लीजिए फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट करा गया है फॉर नॉन फॉरेस्ट यूज, द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विल नॉट अप्लाई। तो उसके अंदर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट अप्लाई नहीं होगा। मतलब 1980 से लेकर 1996 तक इस बीच में कोई भी अगर फॉरेस्ट लैंड को आपने नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट कर दिया है तो उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर भी ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो इसके अंदर एक प्रोविजन है 25 अक्टूबर 25/10/1980 से बाद के जो लैंड है जिसको नोटिफाई करा गया फॉरेस्ट, सिर्फ उन्हीं लैंड के ऊपर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगेगा। उससे पहले वाली लैंड को अगर तुमने फॉरेस्ट कहा है तो उस पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट नहीं लगेगा। मतलब इतना सारा एरिया आपने छोड़ दिया है, इससे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जिसको एक्सप्लॉइट कर सकती है, सरकार जिसको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, वहां पे फॉरेस्ट को काटकर वहां पर कुछ भी कंस्ट्रक्शन वर्क कर सकती है, राइट। इसी के साथ अगर हम देखें तो ये रिक्लासिफिकेशन है, रिक्लासिफिकेशन ऑफ द फॉरेस्ट एरिया। इसके अंदर कहा गया है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट विल ओनली अप्लाई टू द एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स एज ऑफ और एज ऑन और आफ्टर what October 25 1980, restricting the legislation ambit only to the area recorded as forest, है ना, on or after October 25 1980। इसका सब विरोध कर रहे हैं। मैनी बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। इससे पहले अगर आप देखेंगे 25 अक्टूबर 1980 से पहले बहुत सारा एरिया जो है फॉरेस्ट के अंदर बोला गया था और उसके अंदर बहुत सारे बायोडाइवर्सिटी हॉट स्पॉट है, बट यहाँ पर अब उनका एक्सप्लॉयटेशन शुरू हो जाएगा बिकॉज वो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट के अंदर नहीं आते। बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के लोग बाग उसको क्या करने लग जाएंगे, एक्सप्लॉयट करने लग जाएंगे। ये कुछ प्रोविजंस हैं जिनका क्या कर रहे हैं, जिनका क्लाइमेट एक्टिविस्ट जिनका विरोध कर रहे हैं, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।